Hello everyone, welcome you all in my channel Ramakrishna Math Zone। टुडे मैं जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। सी व्हाट इज जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। आपको जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म का प्रॉपर कॉन्सेप्ट है क्या है उनके बारे में जानना है। बाकी आप एग्जाम ओरिएंटेड कुछ करने जाओगे बाद में हो जाएगा। अभी इनका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया उसके बारे में समझते हैं। थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं स्टोरी टाइप ऑफ थिंग्स, ठीक है ना। क्या है सी, अच्छा ए एक मैट्रिक्स है, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, ठीक है। ए एक एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, मीन स्क्वायर मैट्रिक्स। भाई आइगन वैल्यू किन के लिए होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है। सपोज दिस मैट्रिक्स क्या है? डायगोनलाइजेबल। डायगोनलाइजेबल, ठीक है। डायगोनलाइजेबल का मतलब हमारे पास we get ultimately n linearly independent eigenvectors, right? Eigenvectors, क्लियर। समझने की कोशिश करो। ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कि ना डायगोनलाइजेबल, देन हम लोगों को n लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिलेगा। देन वी कैन फाइंड an invertible matrix P such that P इनवर्स AP इक्वल टू D। यहाँ पे D क्या है? वायर D क्या है? लैम्डा वन डायगोनल मैट्रिक्स ना, लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, क्लियर। बाकी एंट्री ऑल जीरो, क्लियर ना। ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। एंड व्हाट इज P? P कैसा दिखेगा? P ऐसे V1 V2 डॉट डॉट करके Vn, ये एक एक कॉलम वेक्टर है, क्लियर ना। तो ये क्या? n क्रॉस n इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, ठीक है। इट इज n क्रॉस n इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। इट्स कॉलम्स आर क्या? लिनियरली इंडिपेंडेंट एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ ए, ठीक है, ठीक है। V1 आइगन वेक्टर है कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा वन। अच्छा मैं लैम्डा आई लिख रहा हूं, VI, ठीक है। फॉर I इक्वल टू 1 टू डॉट डॉट करके ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। आप फर्स्ट एलिमेंट को लैम्डा वन लिखे हो तो P का जो फर्स्ट कॉलम होगा वो लैम्डा वन का कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ही आएगा, समझ रहे हो। ये लैम्डा टू लिखे हो उनका कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर को सेकेंड कॉलम में लिखना है, ठीक है। ये हो गया आपका डायगोनलाइजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। नाउ अब देखो कि भाई P इनवर्स AP इक्वल टू D, इतना सा एक सुंदर सा टर्म आएगा इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये क्यों बना रहा है, मतलब ये करने का फायदा क्या है? ध्यान से सोचो। सी देखो हमारे पास बाइनरी नंबर कौन कौन है? 0 1। हम लोग 0 1 के बारे में बाइनरी बोलते हैं ना, हाँ। तो अभी ध्यान से सोचो, कोई एक मैट्रिक्स हो और एनी नंबर हो और एनी काउंटिंग, देखो कुछ भी काउंट कर रहे हो
तो आपके पास जो एंट्रीज है सब 0 1 ये दोनों को यूज करके है, यूज ओनली। तो इन दोनों को यूज करोगे तो इजी टू कैलकुलेशन, बिकॉज एज टाइम इज लेस, कम टाइम लगता है ना भाई। 0 1 को यूज करके आप हैंड से करोगे और दो मैट्रिक्स को, जैसे 100 × 100 ऑर्डर का मैट्रिक्स आप बाई हैंड नहीं करोगे। आप बाई हैंड इसको नहीं करोगे, मतलब सपोज ए एक मैट्रिक्स है 100 × 100, बी एक मैट्रिक्स है 100 × 100, इनको ए बी प्रोडक्ट करोगे, ठीक है ना। इनको प्रोडक्ट करोगे, बाई हैंड नहीं करोगे, कंप्यूटर से करोगे ना, वो भी तो टाइम लगेगा, वो लेंगे ना। तो डी मैट्रिक ए मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेबल बना रहा है इसलिए कि इसमें क्या है, मोर एंट्रीज आर 0। देखो हम लोगों के पास एक कॉन्सेप्ट है स्पार्स मैट्रिक्स बोलते हैं। तो वो मैट्रिक्स क्या है उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूं, बस वो टर्म यूज किया हूं इसलिए बोलता हूं। जो मैट्रिक्स का मैक्सिमम टर्म्स है 0, जैसे डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हो, जीरो मैट्रिक्स को बोल सकते हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स, और डायगोनल है और उसका सुपर डायगोनल है, सब डायगोनल है, बाकी एंट्रीज है 0। ये सब मैट्रिक्स को हम लोग स्पार्स मैट्रिक्स बोलते हैं, क्योंकि 0 एंट्रीज ज्यादा है। जितना ज्यादा 0 होगा उतना ज्यादा आप कैलकुलेशन कर पाओगे, राइट। उतना ज्यादा यू कैन कैलकुलेट। ओके, नाउ व्हाट, सी, अभी ये तो डायगोनलाइजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट था। अब अच्छे से देखने की कोशिश करो मैं अभी क्या बोल रहा हूं। If a matrix is not diagonalizable, एक मैट्रिक्स क्या है, डायगोनलाइजेबल नहीं है। एक मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं है, देन क्या करोगे। बात क्या था, हम लोगों के पास मैक्सिमम एंट्रीज ऑफ ए मैट्रिक्स आर 0 ये होगा तो देन वी कैन इजीली हैंडल इट। कुछ ऑपरेशन करने के लिए भी कम टाइम लगेगा, कुछ उसके ऊपर अप्रोच करने के लिए भी कम टाइम लगेगा, और कुछ भी करोगे तो टाइम कम होगा। और हमें बस टाइम से ही मतलब है। हम लोग जो भी सोच रहा है कि जो लोग बिजी होते हैं उनके पास टाइम कितना कम यूज करके प्रोडक्ट मतलब ज्यादा कुछ मिल जाए, इसी के लिए तो होता है। इतना सारा जो प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं इंजीनियर लोग, बहुत कुछ बनाते हैं, इसीलिए बनाते हैं। सी, ए मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं है और ए n क्रॉस n मैट्रिक्स है, n बड़ा है कुछ। नाउ इफ इट इज नॉट डायगोनलाइजेबल देन हम लोग इसको छोड़ देंगे क्या, ए नॉट डायगोनलाइजेबल, देन लीव इट। हम लोग, सॉरी क्या ही हो रहा, तो डायगोनलाइजेबल नहीं है तो हम लोग इसको छोड़ देंगे क्या, नहीं छोड़ेंगे। नाउ नोट दैट, आप कर सकते हो, नोट दैट फॉर एनी मैट्रिक्स ए we can find a suitable unitary matrix M such that
एम इनवर्स ए एम इक्वल टू ट्रायंगुलर। सोचो भाई, हम लोग बोल रहा है डायगोनलाइजेबल नहीं है, बट हमारे पास ये पता है, ये आप प्रूव करके देख सकते हो। फॉर एनी मैट्रिक्स ना, हमारे पास एक यूनिटरी सुइटेबल एक मैट्रिक्स एम मिल जाएगा सच दैट दिस इज ट्रायंगुलर। समझ रहे हो? ये ट्रायंगुलर, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ऐसा दिखेगा मैट्रिक्स, बहुत बड़ा सा मैट्रिक्स है। ये आइदर ऐसा दिखेगा कि नीचे वाला ट्रायंगुलर है, सीधा बात, ठीक है ना? समझ रहे हो? अरे भाई ठीक है, चलो मैं दिखाता हूँ कैसा फॉर्म करेगा, मैं दिखाता हूँ। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसा फॉर्म करेगा भाई? ऐसा कुछ होगा, और ये ऊपर वाला टर्म पूरा जीरो होगा, राइट? और उल्टा होगा कि ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए और नीचे वाला टर्म जीरो हो जाए, ठीक है ना? ये दोनों क्या है? ट्रायंगुलर है, ये लोअर है, ये अपर है, ठीक है ना भाई? फिर भी डायगोनलाइजेबल नहीं है, बट फिर भी बहुत बड़ा, मतलब डायगोनल के ऊपर पूरा जीरो है, यहाँ पे डायगोनल के नीचे पूरा जीरो है, इतना फॉर्म में तो आ रहा है ना। ना हमारे पास 1000 क्रॉस 1000 मैट्रिक्स के ऊपर जब कंप्यूटर काम करेगा तब जाके तो एडवांटेजेस मिलेगा ना। बहुत सारा एंट्रीज तो जीरो है, उसका तो छोटा मोटा एडवांटेजेस मिलेगा। तो हम लोग एकदम ऐसे डायगोनल शेप नहीं दे पा रहा है, ओनली डायगोनल बाकी जीरो है, ऐसा फॉर्म नहीं दे सकते, बट कुछ ऐसा ट्रायंगुलर फॉर्म तो दे सकते हैं भाई। तो उसी के लिए अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब समझ में आया? बहुत सुंदर सा दिखने में नहीं है, एकदम सिमेट्रिक नहीं है कि डायगोनल में ही नॉन जीरो एंट्री हो सकता है बाकी ऑल जीरो है, ऐसा नहीं है। बट हम लोग तो बहुत एक सुंदर सा शेप दे सकते हैं ना, जो क्या कि ट्रायंगुलर हो जाए और मतलब थोड़ा बहुत ब्लॉक डायगोनल हो जाए, मतलब दिखने में अच्छा लगे, और दिखने में भी अच्छा लगे और उनसे थोड़ा बहुत एडवांटेजेस मिले। इसीलिए जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म का कॉन्सेप्ट आया। क्लियर? नाउ हम लोग डिटेल में देखेंगे जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म कहां से आ रहा है। भाई आप जानते हो ना डायगोनलाइजेबिलिटी, मैं डायगोनलाइजेबिलिटी का लेक्चर सीरीज प्रोवाइड नहीं किया हूं, मैं प्रोवाइड करूंगा, बट डायगोनलाइजेबिलिटी आप जानते हो ना, उसके बाद ये जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म है ये बहुत बड़ा कुछ है नहीं, ठीक है? ये बहुत बड़ा कुछ है नहीं। सी, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म के बारे में हम लोग अभी क्या बोल सकते हैं? If A is a matrix with full set of eigenvectors, समझने की कोशिश करो। ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या है? ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, फुल सेट ऑफ आइगन वेक्टर्स, इसका मतलब इसके अंदर एन आइगन वेक्टर्स आर अवेलेबल। then m इक्वल टू एस, हम लोग अभी क्या बोल रहे थे? m इनवर्स ए एम इक्वल टू ट्रायंगुलर। यहाँ पे एस नहीं, मैं जो ऊपर में इन्वर्टेबल मैट्रिक्स पी बोला था, दिस पी मैट्रिक्स हो जाएगा m, जब, क्योंकि ये पी का हर कॉलम क्या होगा? दिस फुल सेट ऑफ आइगन वेक्टर्स होगा, सच दैट होगा ना P इनवर्स ए पी इक्वल टू, भाई एम इनवर्स ए पी इक्वल टू क्या था? जे था, ये इक्वल टू डी हो जाएगा, डी इक्वल टू डायगोनल। ये डी दिखने में कैसा है? डायगोनल ऑफ लैम्डा वन लैम्डा टू डॉट डॉट करके लैम्डा है। ये एम इक्वल टू पी दिखने में कैसा है? V1 V2
Vn। देखो ये जो मिडिल में मतलब दे रहा हूं ना ऐसे बॉर्डर बॉर्डर टाइप का, इसका मतलब कुछ नहीं कि V1 कॉलम वेक्टर लैम्डा 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर है वो है, सीधी बात है, ठीक है ना, एकदम इजी लैंग्वेज में बोल रहा हूं, ठीक है। नाउ लुक, देन क्या ए के अंदर अवेलेबल है तो, इफ इट इज नॉट अवेलेबल, अच्छा ठीक है, इन दिस केस Jordan canonical form equal to diagonalizability। समझ रहे हो कि इन दिस केस जब हमारे पास फुल सेट ऑफ आइगन वेक्टर्स है, दैट केस जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म एंड डायगोनलाइजेबिलिटी आर सेम थिंग, ठीक है ना, सेम है एग्जैक्टली। नाउ नाउ और नॉन डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स, जो डायगोनलाइजेबल नहीं है, नाउ फॉर नॉन डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स, ठीक है, जो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, फुल, इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं फुल सेट ऑफ आइगन वेक्टर्स इज नॉट अवेलेबल, अवेलेबल, ठीक है ना, इसका मतलब नॉन डायगोनलाइजेबल नहीं है, मतलब हमारे पास इन्वर्टेबल देयर एग्जिस्ट पी इन्वर्टेबल नहीं मिल रहा, सीधी बात यह है ना, इन्वर्टेबल पी नहीं मिल रहा, ठीक है ना। सो फुल सेट ऑफ आइगन वेक्टर्स इज नॉट अवेलेबल, ठीक है ना, यही तो बात है। इन दिस केस हम लोग प्रॉपर जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म के बारे में जानेंगे, ठीक है। ये हुआ, तो ये लाइन से क्या बोलोगे, ये और ये, फॉर नॉन डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स, फॉर नॉन डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स हमारे पास फुल सेट ऑफ आइगन वेक्टर्स नहीं है, तो कुछ आइगन वेक्टर्स मिसिंग है ना, तो फॉर एवरी मिसिंग आइगन वेक्टर मैं जो बोल रहा हूं उसको अच्छे से लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के लिए ये न्यू टॉपिक लगेगा और ये जैसे नाम सुन के डिफिकल्टी ना लगे इसीलिए ऐसे कर रहा हूं, ठीक है ना। फॉर एवरी मिसिंग आइगन वेक्टर्स, फॉर एवरी मिसिंग आइगन वेक्टर्स क्या बोल सकते हैं, द जॉर्डन फॉर्म विल हैव जस्ट वन above its मेन डायगोनल, इसका मतलब मैं दिखा रहा हूं, मतलब वो एक बस, ठीक है। तो क्या है, हमारे पास नॉन डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है तो उनके पास फुल सेट ऑफ आइगन वेक्टर्स तो नहीं है, कुछ कुछ आइगन वेक्टर्स मिसिंग है, जो आइगन वेक्टर मिसिंग है उनके लिए जॉर्डन फॉर्म में क्या है, वन है जस्ट जो डायगोनल है उनके ऊपर, ठीक है, ठीक है। देन सीधी बात है, जो एम मिल रहा था एम इनवर्स ए एम इक्वल टू जे, ऐसा होगा, मतलब डायगोनलाइजेबिलिटी में डी होता था, यहाँ पे जे होगा, जे क्या है, जॉर्डन मैट्रिक्स, इसको देखने में कैसा है, J1 है, ये J2 है, डॉट डॉट करके जे कोई एक आर है, ठीक है, अल्टीमेटली ये n क्रॉस n है, इसका मतलब आपको पता है ये जो J1 है ये एक एलिमेंट नहीं है, ये है
ये क्या है? जॉर्डन ब्लॉक। ये JISR और जॉर्डन ब्लॉक फॉर I इक्वल टू 1 2 डॉट डॉट करके R। इसका मतलब कोई जॉर्डन ब्लॉक 2x2 हो सकता है, 1x1 भी हो सकता है, 100x100 भी हो सकता है, ठीक है ना। इसीलिए n तक नहीं लिया हूं। इसका मतलब n स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन R, ठीक है। और इक्वल टू, ऑब्वियसली इक्वल टू भी हो सकता है, ठीक है ना। n हाँ, n ग्रेटर और इक्वल टू R, क्लियर है। यहाँ पे जो J है इसको बोलते हैं जॉर्डन मैट्रिक्स। एक एक टर्म को अच्छे से जानने की कोशिश करो, फायदा तो है ही बिल्कुल, ठीक है। ये है आपका जॉर्डन मैट्रिक्स, ओके। नाउ नोट ना, जरूरत नहीं, नोट का जरूरत नहीं। नाउ लैम्डा 1 एक आइगन वैल्यू, ठीक है। इनके इट्स कॉरस्पॉन्डिंग जॉर्डन ब्लॉक ऑफ ऑर्डर, मैं 4 के लिए दिखा रहा हूं, ठीक है ना। सपोज कहां से जॉर्डन ब्लॉक ऑफ ऑर्डर 4 वगैरह आ रहा है और ऑर्डर 3, उसका मीनिंग मैं बाद में बोल रहा हूं, ठीक है ना। लैम्डा 1 आइगन वैल्यू है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एक जॉर्डन ब्लॉक है, जैसे यहाँ पे JI, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या नाम दूंगा? J1 नाम दूंगा, ठीक है। इसको दिखने में कैसा होगा? लैम्डा 1 लैम्डा लैम्डा 1 लैम्डा 1 लैम्डा 1, समझ रहे हैं। ये 4x4 मैट्रिक्स है, इनका डायगोनल में लैम्डा 1 लैम्डा 1 लैम्डा 1 है, ठीक है। इसका जो ऊपर वाला इसको क्या बोलते हैं? सुपर डायगोनल में बस एक एक 1 ऐड हो जाएगा, समझ रहे हो। बाकी ऑल एंट्रीज आर 0। रुको, क्लियर हो जाएगा, एकदम धीरे धीरे क्लियर करते हैं। तो क्या बोला हूं? लैम्डा 1 एक आइगन वैल्यू है, उनका कॉरस्पॉन्डिंग सपोज एक 4 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक है, उनको J1 से डिनोट किया हूं, तो ये 4x4 मैट्रिक्स होगा जिनका डायगोनल में ऑल लैम्डा 1, क्योंकि लैम्डा 1 के लिए, ये आइगन वैल्यू के लिए डायगोनल में आइगन वैल्यू होगा, उनके ऊपर में जो डायगोनल है, मतलब मेन डायगोनल के ऊपर, उसको बोलते हैं सपोज शायद सुपर डायगोनल, तो सुपर डायगोनल में 1 1 1 बैठ जाएगा। अभी तो क्लियर। बाकी ऑल एंट्रीज आर 0। तो अभी सोचो कि ये जो J है, इनका डायगोनल में कौन कौन है? J1 है, J2 है, डॉट डॉट करके आ रहा है JR तक, राइट, ठीक है। JR तक, ठीक है ना। ये जो मैट्रिक्स है, ये जो है, इट इज नॉट डायगोनल, बट इट इज लुक्स लाइक ये डायगोनल मैट्रिक्स। सोचो अच्छे से भाई, ये J1 में बोला हूं, ये एक एलिमेंट नहीं है। J1 ऐसा दिखते हैं, 3x3 भी हो सकता है, 1x1 भी हो सकता है, 2x2 भी हो सकता है, 100x100 भी हो सकता है। 100x100 का J1 होगा तो ये मैट्रिक्स तब 1000x1000 होगा, मतलब बहुत बड़ा सा होगा ना। तो क्या होगा भाई, यहाँ पे 100x100 J1 है, ठीक है, बट फिर भी तो इतना सा, ये तो पूरा का पूरा 0 है ना, ये तो पूरा का पूरा 0 है ना। ये दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है क्या? ये डायगोनल में एक एक ब्लॉक बैठे हैं, इसको मैं स्क्वायर स्क्वायर करके जा रहा हूं, ठीक है। ये एक एक ब्लॉक, ये J1 एक ब्लॉक। तो सोच रहे हो कि उतना दिखने में एकदम डायगोनल नहीं है, बहुत अच्छा, बट लुक्स लाइक गुड ना, मतलब अच्छा लग रहा है। तो दैट इज कॉल्ड जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म का कॉन्सेप्ट। इतना हो गया। अभी
एग्जाम्पल के थ्रू मैं जब धीरे धीरे डिस्कस करने आगे बढ़ता जाऊंगा, एक एक करके कंक्लूजन दूंगा, और वही कंक्लूजन से आपका एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जाते हैं। आप कैलकुलेशन एरर नहीं करोगे तो बन जाएगा, आप मतलब गलत सोच लिए हो तो देन अलग स्टोरी है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में। ठीक है, ये हो गया आपका जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म का कॉन्सेप्ट। नाउ जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म का कॉन्सेप्ट तो हो गया। नाउ जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म का मतलब क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करोगे, यही तो बात है। तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। एग्जाम्पल है क्या ना, ए मैट्रिक्स है 0 1 2 0 0 0, क्या है क्वेश्चन में, उसको ही करते हैं। मेरा कॉपी में जो लिखा है उसको ही करते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन गलत हो जाएगा तो मैं बैक से चेक कर सकता हूं। उनका एक्चुअली मेरा सॉल्व करके रखा नहीं है, बस आंसर लिख के रखा है। नाउ सी, ये मैट्रिक्स है, इनके लिए देखो ये क्या है, 3 cos 3 मैट्रिक्स है, ठीक है ना। इनका आइगन वैल्यूज आर क्या, आइगन वैल्यूज आर 0 0 0, राइट। इनका आइगन वैल्यूज क्या, ऑल आर 0, राइट। नाउ इनका आइगन वैल्यूज तो 0 है, ठीक है। सोचो इनका जॉर्डन ब्लॉक कैसा दिखेगा। एक तो हो सकता है ऐसा, एक ही आइगन ब्लॉक वैल्यू है तो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग कितना हो सकता है। देखो एक 3 cos 3 जॉर्डन ब्लॉक तो बन सकते हैं, उनको कैसे करोगे ना, 0 0 0, उनका ऊपर में 1 1, ठीक है, बाकी एंट्री 0, ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये टोटल एक ब्लॉक है, ऐसा एक फॉर्म हो सकता है। और एक तो बन सकता है ना J2, जहां पे एक 2 x 2 ब्लॉक है, एक 2 x 2 ब्लॉक है, एक 1 x 1 है। ये जो था इसमें बस 3 cos 3 ब्लॉक है, जॉर्डन ब्लॉक, जो J1 से पहले डिनोट किया हूं λ1 से, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा हूं एक 2 x 2 होगा और एक 1 x 1 होगा, हो सकता है। तो उसको कैसे लिखोगे, 0 1 0 0, और बाकी जो है देखो, इसका मतलब देखो, रुको कलर चेंज करते हैं, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। ये मेरा एक ब्लॉक है, ये 2 x 2 ब्लॉक है, और ये एक 1 x 1 ब्लॉक है, ठीक है ना। ऊपर वाला 2 x 2, ये 1 x 1, बाकी एलिमेंट सब अपने आप 0 है, ठीक है। ये 3 cos 3, मतलब J1 भी पॉसिबल है, J2 भी तो हो सकते हैं ना। अच्छा J3 और एक पॉसिबिलिटी हो सकते हैं ना, जिनका 1 x 1 करके 3 ब्लॉक है, हो सकते हैं ना, क्यों नहीं होगा। देखो इसको देखने में कैसा लगेगा, मैं बोल रहा हूं ये 0 मैट्रिक्स, बोल रहा हूं कहां से, आपको स्टार्टिंग में दिक्कत हो सकते हैं, बट इससे आसान मेथड मतलब हो नहीं पाएगा। जैसे देखो ये एक जॉर्डन ब्लॉक है 1 x 1, ये एक है जॉर्डन ब्लॉक, कहाँ बैठते हैं भाई, फिर से यहाँ पे रिपीट कर रहा हूं, ये जो मैट्रिक्स जॉर्डन मैट्रिक्स, ये क्या है, ये है आपका जॉर्डन मैट्रिक्स। ये डिफिकल्ट टॉपिक है, आप डिफिकल्ट नहीं बनाओगे तो आसान बन जाएगा। जॉर्डन मैट्रिक्स, इनका डायगोनल में J1 बैठते थे, ऐसे ऐसे करके JR, ठीक है। और ये n x n मैट्रिक्स, ये क्या है, ये डायगोनल में बैठे हुए एक एक जॉर्डन ब्लॉक, ओनली एक एलिमेंट नहीं है, 2 x 2 3 cos 3 0 1 x 1 कुछ भी हो सकता है, बाकी जो एलिमेंट है सब 0 है, राइट। तो उन्हीं के लिए ये 1 x 1 जॉर्डन ब्लॉक, तीनों जॉर्डन ब्लॉक 1 x 1 करके है, बाकी जो एलिमेंट है वो 0 होगा अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू दिस। इसको अच्छे से देखना, अभी क्लियर। तो ये जो ए मैट्रिक्स था, इनके लिए J1 भी पॉसिबल है, J2 भी पॉसिबल है, J3 भी पॉसिबल है, ठीक है। नाउ ए मैट्रिक्स को देख लेना, 0 1 2 0 0 1, ठीक है, क्यों काम में आएगा।
ए के लिए आइगन वैल्यू क्या है? ए के लिए आइगन वैल्यू क्या है? लैम्डा इक्वल टू 0। ए का आइगन वेक्टर क्या होगा? हमें पता है ए माइनस 0 i फाइंड कर लेते हैं। 0 1 2 0 0 1। भाई 0 आइडेंटिटी करे कुछ नहीं होगा, तो हमें क्या करना होता? इसको 0 करना होता। जैसे इसको कैपिटल एक्स ले रहा हूं तो कैपिटल एक्स दिखने में एक्स वाई जेड टाइप का होगा, इक्वल टू 0 0 है। हमें नॉन जीरो सॉल्यूशन फाइंड करना है, नॉन जीरो सॉल्यूशन, एंड दैट इज कॉल्ड आइगन वेक्टर। किसके लिए? फॉर लैम्डा इक्वल टू 0। ये क्लियर है? ये क्लियर है? मैं आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के लिए लेक्चर सीरीज प्रोवाइड किया हूं, वहां जाके देखना, कुछ भी ये लाइन में डाउट आ गया तो। ठीक है, नाउ इसको सिंप्लीफाई करो। y प्लस 2z इक्वल टू 0 आएगा। आपको मैट्रिक्स सिंप्लीफाई करना आता है। z इक्वल टू 0 आएगा। z इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब y इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो y z 0 हो गया। इसका मतलब क्या? ये जो x दिखने में कैसा होगा? x 0 0। यहां से x कॉमन लेके 1 0 0 सच दैट x ही ना। ये स्टेप कर रहा हूं, आपको पता है तो बोरिंग लगेगा पक्का, बट फिर भी करना तो है। ठीक है, नाउ ये हो गया। नाउ 1 0 0 it is the only eigenvector. Only eigenvector of A corresponding to eigenvalue lambda equal to 0। भाई 1 0 0 इज द ओनली आइगन वेक्टर, हमें मिल रहा है ना आइगन वेक्टर का डेफिनेशन से। सो क्या बोल सकते हैं इसके बाद? सो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म हैज ओनली वन ब्लॉक। फिर से बोल रहा हूं, एक चीज नोट कर लेना। फॉर ए मैट्रिक्स ए, सपोज ए मैट्रिक्स ए, ठीक है, फॉर ए मैट्रिक्स ए, फॉर आइगन वैल्यू लैम्डा, फॉर, देखो सीधी बात है, एक मैट्रिक्स ए के लिए कोई एक आइगन वैल्यू लैम्डा पे कॉरस्पॉन्डिंग if we get r eigenvectors, then it has r Jordan block corresponding to eigenvalue lambda। सी, मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्या बोला हूं? ए एक मैट्रिक्स है, कोई एक आइगन वैल्यू लैम्डा है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग आर नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स मिला। लैम्डा के लिए आइगन वेक्टर्स कितने मिले हैं? आर मिले हैं, आर संख्यक मिले हैं। ठीक है, आर 1 भी हो सकता है, 1 तो होगा ही, आर ग्रेटर और इक्वल टू 1, ये तो पता है ना। बाद में मत बोलो कि एक आइगन वैल्यू है उनके करस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर मिलेगा ही मिलेगा, उससे ज्यादा मिल सकता है। ठीक है, ये रखना, इसके कोई डाउट आ रहा है बाद में जाके क्लियर होगा, जब आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का एक वीडियो अपलोड हुए है उसको एक्सटेंड करूंगा तब जगह पता चलेगा। ठीक है, हमारे पास आर आइगन वेक्टर्स मिल गया ना, हमारे पास आर जॉर्डन ब्लॉक होंगे ही होंगे, एग्जैक्टली आर जॉर्डन ब्लॉक होंगे। नाउ अब बताओ, तुम्हारे यहाँ पे जो ए था, इनके लिए एक ही आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू था 0। 0 के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग सॉल्व करके देखे हैं, एक ही आइगन वेक्टर मिल रहा है, ओनली x इक्वल टू 1 0 0 मिल रहा है। अच्छा, इसको x नाम नहीं दे रहा है, इसको नाम दे रहा हूं v।
ठीक है, स्मॉल b। ओके, ये ओनली आइगन वेक्टर। तो ये नोट को यूज करके क्या बोल सकते हो, यूजिंग अबव नोट्स क्या बोल सकते हो, A has only one Jordan block corresponding to eigenvalue lambda, corresponding to eigenvalue lambda। ठीक है, corresponding to eigenvalue lambda आपको मिले हैं, तो इसका मतलब एक ही जॉर्डन ब्लॉक होगा 3 cos 3, क्योंकि ये 3 cos 3 मैट्रिक्स था ए, तो हमारे पास जॉर्डन ब्लॉक एक मिलेगा, तो जो जे बनेगा वो अकेला J1 होगा। और ये J1 कैसे दिखते हैं, वो जो फर्स्ट चॉइस था हमारे पास, मैं दिखा रहा हूं, जाओ तो दिखा रहा हूं आपको, दिखा रहा हूं, ये है आपका J1। ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो आपका J क्या बन जाएगा, J1 बन जाएगा, ये तो क्लियर है ना। ठीक है, तो इनका जॉर्डन फॉर्म कैसा दिखेगा, 0 1 0 0 0 1 0 0 0। क्लियर है ए मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, मैं एक दूसरा मैट्रिक्स ले रहा हूं बी, 0 0 1 0 0 0 0 0 0। इनके लिए भी पॉसिबल जॉर्डन मैट्रिक्स आर J1 होगा, J2 होगा, J3 होंगे, राइट। वो सेम होंगे क्योंकि आइगन वैल्यूज आर 0 0 0। ठीक है ना, क्लियर। आइगन वैल्यू 0 0 है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है आपके पास J1 J2 J3, इन तीनों में से पॉसिबिलिटी है। नाउ लुक, हम लोग आइगन वेक्टर फाइंड करके देखेंगे, नंबर ऑफ आइगन वेक्टर जितना होगा उतना जॉर्डन ब्लॉक बनेगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इक्वल टू 0 0 मैट्रिक्स बेसिकली। ठीक है ना, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका 0 0 1 0 0 0 0 0 0, और कैपिटल एक्स को XYZ मान लेते हैं, इक्वल टू 0 0 0। इसको सॉल्व करोगे तो आपका Z इक्वल टू 0। इसका मतलब x कैसा दिखेगा, एक्स वाई 0 टाइप का। इसका मतलब x इंटू 1 0 0 प्लस y इंटू 0 1 0। ठीक है, जहां पे x y इन r। इसका मतलब हमारे पास एक तो V1 मिल गया 1 0 0, और एक क्या V2 मिल गया जो है 0 1 0। ठीक है, दोनों क्या लिनियरली इंडिपेंडेंट है आइगन वेक्टर्स, राइट। हमारे पास दो आइगन वेक्टर मिला है। ठीक है, we get two linearly independent eigenvectors for B corresponding to, जो दिख रहा हूं वही लिख रहा हूं, corresponding to आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 0। इनका तो तीनों आइगन वैल्यू 0 ही है, उनके लिए दो लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हमें मिल गया। तो we get two Jordan block in Jordan canonical form। ठीक है, और जॉर्डन मैट्रिक्स। ठीक है ना, जॉर्डन मैट्रिक्स में दो जॉर्डन ब्लॉक दिखेगा। तो ये कैसा दिखेगा, ऑब्वियसली J2 के बराबर दिखेगा, 0 1 0 0 और बाकी 0 है।
एक ब्लॉक तो 2x2 ऐसा दिखेगा और एक है। आप इसको घुमा के और लिख सकते हो, J2 का अल्टरनेटिव ऐसे लिख सकते हो, अप टू परमुटेशन ना, सेम ही है। ये एक 2x2 जॉर्डन ब्लॉक है और ये 1x1 है, कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 0। क्लियर है ना। तो बी के लिए जो फिक्स्ड हमारे पास पॉसिबिलिटी था J1 J2 J3, बट हमारे पास फाइनली आ रहा है J2 फॉर बी। ए मैट्रिक्स के लिए हमारे पास फाइनली आया था J1। भाई J3 और एक जॉर्डन मैट्रिक्स का पॉसिबिलिटी है ना, जो पूरा ही जीरो मैट्रिक्स है। अब बताओ इसमें कितना ब्लॉक है, दिस ब्लॉक दिस ब्लॉक दिस ब्लॉक, राइट। 3 ब्लॉक है, 1x1 का ही है। समझ में आया। अच्छा, ऐसा जॉर्डन ब्लॉक किसके लिए पॉसिबल है? सपोज ये J3 ना, इट इज ओनली पॉसिबल फॉर, इट इज ओनली कब पॉसिबल भाई? इट इज ओनली पॉसिबल फॉर जीरो मैट्रिक्स। व्हाई? देखो मैं जीरो मैट्रिक्स को कैसे लिख रहा हूं, जीरो ऑब्वियसली 0 0 0 0 0 0 0 0 0। इनको छोड़ के इनका आइगन वैल्यूज कौन कौन है, आइगन वैल्यूज कौन कौन है नोटिस करो, 0 0 0। इनके लिए आइगन वेक्टर कितना चाहिए, 3 जॉर्डन ब्लॉक चाहिए, तो 3 आइगन वेक्टर चाहिए हमें जीरो के लिए। ऑब्वियसली डायगोनलाइजेबल होना है, यही ओनली डायगोनलाइजेबल है कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 0 ना। इनके लिए आइगन वेक्टर्स क्या क्या होंगे देख के लिखो, जो R3 का बेसिस होता है ना वही होगा, ठीक है ना। 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हमें मिल रहा है, तो ओनली पॉसिबिलिटी क्या है, हमारे पास एक इन्वर्टेबल एम मिलेगा, एम इनवर्स 0 एम इक्वल टू 0। ये 0 3x3 मैट्रिक्स है, ये 3x3 मैट्रिक्स है, ये 0 बेसिकली क्या है, इक्विवेलेंट टू J3, ठीक है ना, ये J3 मैट्रिक्स, राइट। तो J3 मैट्रिक्स का जो पॉसिबिलिटी था इन दिस केस, यहाँ पे ओनली जीरो मैट्रिक्स के लिए ही होगा और कोई दूसरा पॉसिबिलिटी नहीं है। अदरवाइज हमें 3 जॉर्डन ब्लॉक चाहिए, तो आइगन वेक्टर तो 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट मिलना चाहिए। अब बताओ आइगन वेक्टर तब मिलेगा इनका रैंक जब 0 होगा, इनका रैंक क्या होगा, 0 होगा। क्लियर। तब जाके क्या होगा, नालिटी इक्वल टू 3 होगा, दैट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस ऑफ द above होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम कैसे दिखते हैं, Ax इक्वल टू 0 ऐसा फॉर्म का, तो ऐसा फॉर्म के लिए हमारे पास नालिटी 3 होगा, तो सॉल्यूशन स्पेस का डायमेंशन 3 हो जाएगा, 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिल जाएगा। बट नालिटी 3 कब होगा, जब भाई रैंक 0 होगा। क्लियर, दैट्स द वे, ठीक है। नाउ लुक एट, ये तो हो गया हमारे पास जो पॉसिबिलिटी था उनके लिए क्या होता है। भाई हम लोग तब से बोल के जा रहा है कि एम इनवर्स ए एम इक्वल टू J1, ये कैसे दिखते हैं, 0 1 0 0 0 1 0 0 0 ऐसा दिखते हैं। हम लोग तब से बोले जा रहा है। व्हाट इज एम भाई, व्हाट इज, तो एम को कैलकुलेट नहीं कर सकते, मतलब एम को हम लोग दिख नहीं सकते, बस बोल रहा है एक एम मिलेगा इन्वर्टेबल की एम इनवर्स एम इक्वल टू जॉर्डन मैट्रिक्स मिलेगा, ऐसा होता है। लेट्स सी एम मैट्रिक्स को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। नाउ वी ट्राई टू चेक व्हाट इज एम बेसिकली। एम, हम लोग एम को चेक करेंगे, एम क्या है उसको तो फाइंड करेंगे, एम क्या है उसको तो फाइंड करेंगे, उसके साथ साथ वो जो एम इनवर्स एम इक्वल टू J1 को सेटिस्फाई कर रहा है ना, उसको कैलकुलेट करके देखेंगे एक बार के लिए, आपको वेरीफाई हो जाए। जैसे हम लोग P इनवर्स ए पी इक्वल टू डी, हम लोग जब बीएससी में पढ़ते थे हम लोग ये मानते नहीं थे, सर बोलते थे कि क्या करोगे,
पी इनवर्स ए पी कैलकुलेट करो, इक्वल टू डी आना चाहिए। जैसे मैं बोलूंगा तो एस के मपा का एक लीनियर अलजेब्रा होता था, मैं तो ऐसे किया था, उस बुक को एक बार फॉलो किया था। तो उस टाइम मेरा कॉलेज वाले टीचर बोलते थे कि ये तो होल्ड हो जाएगा, बट मेरा दोस्त लोग बोलते थे कि ये नहीं होल्ड होगा, वेरीफाई करके दिखाओ। तो एक्चुअली इसके अंदर लॉजिक था, तो उस टाइम हम लोग वेरीफाई करके देखते थे। तो इसको भी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो इसको वेरीफाई करके दिखेंगे, क्लियर ना। इसको हम लोग वेरीफाई करके दिखेंगे क्या होता है। सी नाउ अच्छे से देखो, आपको सब पता है एम इनवर्स एम इक्वल टू J1 ये कैसा दिखता था वो भी पता है, और आपको क्या पता है, आपको वो भी पता है कि J1 कैसा दिखता है। नाउ स्टेप बाय स्टेप देखो, इसके अंदर कुछ है नहीं। J1 इसको एम इनवर्स को एम से लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, एम J1 होगा, होगा कि नहीं, ऐसा होगा। सी मैं एम को एम को मैं मान रहा हूं कैसा ना, एक तो V1 V2 V3 ऐसा दिखते हैं। एम एम ऐसा दिखेगा, ठीक है ना, ऐसा। नाउ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ए से V1 V2 V3 इक्वल टू एम के जगह पुट कर दिया हूं V1 V2 V3, बट J1 कैसा दिखता है, 0 ऐसा, एग्जैक्टली राइट, नो डाउट। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये V1 होगा, ये V2 होगा, ये V3 होगा, ऐसा होगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, ये तो फर्स्ट का 0 आ रहा है, इसको सेकेंड में करोगे तो V1 आ रहा है, थर्ड में करोगे तो V2 आ रहा है। वी गेट ए V1 इक्वल टू 0, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 इंटू V1। ये जो V1 है, V1 कौन है भाई, ऊपर में दिखाया था, इट इज क्या, आइगन वेक्टर। अच्छे से नोटिस करो, कॉरोस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 0। हम लोग लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए ए मैट्रिक्स के लिए, फॉर ए मैट्रिक्स का लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए एक ही आइगन वेक्टर मिला था, उनको भी नाम दिया था। अभी यहाँ पे V1 मान के चल रहा हूं क्योंकि आइगन वेक्टर का डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है, ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, दिस डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है, क्लियर। किसी एक को हम लोग आइगन वेक्टर नहीं मान रहा है, इसको सॉल्व करके जो आया उसको, तो हमारे पास V1 मिल गया, क्लियर। अच्छा, दिस सेकेंड एंट्री को कंपेयर करो, ए V2 इक्वल टू V1, भाई V1 आपको पता है क्या है, 100। ये क्या है, ये एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, मतलब V1 का वैल्यू है, तो ए V2 इक्वल टू दिस, ए पता है, V2 को कैलकुलेट करना है, यहां से कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा। अच्छा ठीक है, मैं कैलकुलेट ही करता हूं, स्टार्टिंग में सीखना है तो टाइम देना है। ये लेक्चर ना एक बार देख लेना, आपका जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में कोई और डाउट होगा तो मुझे बताना, ठीक है। सी ए कैसा था, 0 1 2 0 0 1 0 0 0। V2 को मैं मान रहा हूं एक्स वाई जेड, ऐसा मतलब मान लिया, ओके। इसको सॉल्व करेंगे, सो क्या मिलेगा, y इक्वल टू 0 मिलेगा, और x प्लस 2y इक्वल टू 1 से क्या मिलेगा, x का वैल्यू 1 मिलेगा, ठीक है। यहां से ये आ रहा है, सो क्या मिल रहा है, अल्टीमेटली x का वैल्यू 1 मिल रहा है। सो हमारे पास क्या आ गया, इसको कैलकुलेट कर लिया, गलत तो नहीं हो रहा। V2 इक्वल टू G1, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आया, सी देखते हैं। सी इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, सो वी गेट क्या ना, V2 इक्वल टू क्या होगा आपका, क्या होगा आपका, V2 का वैल्यू क्या आएगा, आपका V2 का वैल्यू आएगा, इसको कैलकुलेट करोगे तो पूरा ही गलत होगा। ये क्या था,
अच्छा देखो भाई, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो जेड इक्वल टू आपका 0 आ रहा है एक, और दूसरा क्या आ रहा है, वाई प्लस 2z इक्वल टू 1 आ रहा है। यहां से बोल दोगे वाई इक्वल टू 1 आ रहा है, इसका मतलब 0 1 0, ये आपका v2 आ गया। नाउ तीसरा जो सिस्टम आएगा वो है ए v3 इक्वल टू v2। v2 का वैल्यू आपको पता है, तो इसको फिर से सिंप्लीफाई करो, 0 1 2 0 0 1 0 0 0। इसको v3 को मैं मान लिया फिर से एक्स वाई जेड ऐसा, तो 0 1 0। इसको सॉल्व करो, इसको सिंप्लीफाई करते जाओ। इसको सिंप्लीफाई करने से क्या मिलेगा, इसको सिंप्लीफाई करने से मिलेगा जेड इक्वल टू 1 और एक वाई प्लस 2z इक्वल टू 0, यहां से मिलेगा y का वैल्यू -2। सो आपको क्या मिलेगा, v3 इक्वल टू मिल जाएगा क्या, x का वैल्यू क्या है भाई, x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू -2 1, ठीक है, ऐसा मिलेगा, राइट। नाउ वी गेट m इक्वल टू क्या था भाई, v1 v2 v3। इसको हम लोग अभी तो लिख देंगे, v1 क्या था 1 0 0, v2 क्या था 0 1 0, v3 क्या था 0 -2 1। क्लियर। नाउ हम लोग चेक करेंगे। देखो मैं और एक काम बोल रहा हूं, m का इनवर्स फाइंड कर लेना। देखो आपको तो बाद में कभी चेक नहीं करना है ना, अभी के लिए चेक करना है, ठीक है। m का इनवर्स फाइंड करना है, कैसे फाइंड करोगे, एक तो फॉर्मूला है एडजॉइंट m बाई डेट m फाइंड करोगे, राइट, यहां से m इनवर्स फाइंड कर लोगे। दूसरा अप्रोच बोल रहा हूं, जस्ट जितना सीखोगे उतना अच्छा है। जैसे m मैट्रिक्स है, m के साथ मैं I3 लिया हूं, मतलब आइडेंटिटी 3 मैट्रिक्स। नाउ क्या कर रहा हूं मैं आपको दिखाऊंगा। ये अप्रोच मैक्सिमम लोगों को पता है, जिनको जो फर्स्ट टाइम देख रहा है उनके लिए तो नया है ना, वो सीख जाएंगे, ठीक है। इनके ऊपर क्या करूंगा, मेरा काम क्या है, ये जो एम है, एम को हम लोग आइडेंटिटी पे लेके जाएंगे, ठीक है। अभी के लिए इसको इरेज कर देता हूं, कंफ्यूज हो जाओगे, और कुछ नहीं, ठीक है, क्लियर। तो एम को हम लोग आइडेंटिटी पे लेके जाऊंगा, क्या करेंगे भाई, R2 डैश इक्वल टू क्या होगा, R2 प्लस 2 R3 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा भाई 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये तो हो जाएगा 1 0 0, ये हो जाएगा आपका 0 1 2 0 0 1। सी इक्वल टू क्या, ये आपका आइडेंटिटी आ गया, और इसके साथ जो आएगा ना वो एम इनवर्स। देन सोचो एम के साथ, देखो इफ यू वांट टू फाइंड एम इनवर्स, देखो मैं मान रहा हूं एम इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, उनके लिए तो हमारे पास ये एडजॉइंट बाय डेट एम इतना बड़ा कैलकुलेशन करने का जरूरत है नहीं। कैसे कर सकते हो, एम के साथ एम जितना ऑर्डर का है उतना ऑर्डर का आइडेंटिटी लो, देन यूज एलिमेंटरी रो ऑपरेशन, रो ऑपरेशन, ठीक है। क्या मिलेगा आपको, एम I3 में चला गया, जैसे 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, मतलब आइडेंटिटी पे गया ना, वो जो आई जो मैट्रिक्स न्यू मैट्रिक्स में कन्वर्ट होगा वही एम इनवर्स है। तो मेरा एम इनवर्स आ गया, सो क्या है, सो एम इनवर्स क्या आया, 1 0 0 0 1 2 0 0 1। देखो भाई अभी एम इनवर्स आ गया, हमारे पास एम भी आ गया, एम इनवर्स है, ए है, तो हम लोग क्या चेक करेंगे, एम इनवर्स ए एम इक्वल टू J1 हो रहा है कि नहीं, दैट्स ऑल। देन हमें मिल जाएगा एम कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट टाइम से हम लोग वेरीफाई नहीं करेंगे, ये फर्स्ट टाइम के लिए, ठीक है, क्लियर। नाउ एम इनवर्स एम को प्रोडक्ट करो, देखो एम इनवर्स को रख देते हैं 0 1 2 0 0 1 0 0 0 ऐसा था, और m कैसा दिखते थे 0 1 0 0 -2 1 ऐसा था। तो नेक्स्ट लाइन में m इनवर्स का वैल्यू पुट कर देते हैं 0 1 2 0 0 1। ये भी एक टेक्निक है कि 3 मैट्रिक्स को प्रोडक्ट कर रहे हो, इस स्टेप से क्यों लिखोगे 3 मैट्रिक्स को, फर्स्ट स्टेप में क्या बोलते हैं उसको, नोटेशन वाइज लिख दो, नेक्स्ट स्टेप में उसको लिख दो। नाउ इन दोनों को प्रोडक्ट करके यहाँ पे लिखो, ये क्या होगा 0, ये क्या होगा 1, ये क्या होगा 0, ये क्या होगा 0 0 1,
ये क्या होगा 0 0 0। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा भाई 0 1 0। ये क्या आ जाए, सॉरी ये क्या हो रहा है 0 1 0, ठीक है। और इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा 0 0 1। इसको सॉल्व करोगे तो आ रहा है J1। आपका J1 ऐसा था कि नहीं। तो वी कैन फाइंड एम, राइट। हमें एम भी मिल सकता है, J1 भी मिल सकता है, बार नोट करना, नोट in the above example V1 is an eigenvector corresponding to eigenvalue lambda equal to 0 for matrix A, but V2 V3 are not eigenvectors for A corresponding to eigenvalue 0। ये दोनों बस आइगन वेक्टर नहीं है, ये V1 V2, ठीक है ना। इसको के मत समझ लेना, सॉरी V2 एंड V3 दीज आर नॉट आइगन वेक्टर ऑफ ए, राइट। V2 V3 आइगन वेक्टर नहीं है। इन दोनों को यू कैन से दीज आर कॉल्ड जॉर्डन वेक्टर, क्योंकि हमारे पास जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म पढ़ते टाइम ये नया वेक्टर आया है, इनको हम लोग जॉर्डन वेक्टर बोल सकते हैं। V1 को भी इनके साथ इंक्लूड करके बोल सकते हैं, ये तीनों है जॉर्डन वेक्टर्स, ठीक है ना। क्लियर, आपको समझ में आया। इतना आसानी से स्टोरी टाइप का और एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको, 1 2 3 एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से समझाया हूं। नाउ सी, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे और ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, जो था वो हो गया, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तभी जाके पता चलेगा। क्वेश्चन ये है, फाइंड क्या करना है, द जॉर्डन फॉर्म ऑफ ए। फॉर्म ऑफ ए। ये क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम कुछ नया इंफॉर्मेशन आएगा तो उसको रिजल्ट ऐसे लिख दूंगा और वही रिजल्ट को यूज कर देना एग्जाम में, पूरा का पूरा जॉर्डन से क्वेश्चन बन जाएगा। जॉर्डन से क्वेश्चन नेट में आएगा, गेट में भी आएगा, ठीक है। आते हैं, मैं PYQ से क्वेश्चन उठाऊंगा, आपको अभी सॉल्व करवाएंगे, टेंशन नहीं है। नाउ सी, फाइंड द जॉर्डन फॉर्म ऑफ ए। भाई आइगन वैल्यूज आर क्या, देखो आइगन वैल्यू को EV से डिनोट कर दूंगा, ठीक है, उतना नहीं लिख सकते। 2 2 3 ए के लिए आइगन वैल्यूज आर क्या 2 2 3। तो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसा होगा, ये 3 cos 3 मैट्रिक्स 3 डिग्री कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा, तो ऐसा ही होगा, राइट। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से ऐसा ही होता है, आपको पता है। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दिस वन। नाउ वी नो, देखो यहाँ पे रिजल्ट लिख रहा है, रिजल्ट भाई बीच बीच में जो रिजल्ट लिखूंगा वो जॉर्डन से ही रिलेटेड होगा, ऐसा कुछ नहीं है, बट आप लिख के रखना, आपके लिए बहुत एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। आप लिख के रखिएगा, आपके लिए एडवांटेजेस मिलने वाला है। क्या है, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑलवेज डिवाइड इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ठीक है। स्पेलिंग जो भी है देख लेना। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सीधा बात है, मिनिमल पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के डिवाइड करते हैं। मिनिमल पॉलिनोमियल को शॉर्ट में ऐसे MA लिख दूंगा और CA लिखूंगा, ये है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, समझ में आया, ठीक है। सो क्या है मिनिमल, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं, मैं मेरा नोटेशन है मान लो। तो मिनिमल पॉलिनोमियल ऑलवेज डिवाइड करेगा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को, ये डिवाइड नोटेशन है।
ये एक रिजल्ट हो गया। दूसरा, ऑल रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर प्रेजेंट इन द मिनिमल इक्वेशन एज वेल। इसका मतलब क्या है भाई? मतलब मैं बोल रहा हूं, देखो, मतलब मैं तो खुद का लैंग्वेज से लिख रहा हूं, तो एग्जाम्पल देना सबसे बेटर है। एग्जाम्पल क्या है? सपोज हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऐसा है कि कुछ भी है ना, ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख रहा है, ऐसा है। अच्छा, जनरली लिखते हैं तब तो समझ में आएगा। इक्वल टू एन एक्स माइनस लैम्डा टू पावर, ये n1 था, ये n2 था, डॉट डॉट करके एक्स माइनस लैम्डा n पावर लैम्डा के पावर n के। समझ में आया? ये आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। देन मिनिमल पॉलिनोमियल कैसा दिखेगा? ना एक्स माइनस लैम्डा वन तो होंगे, उनका पावर m1 होगा, एक्स माइनस लैम्डा टू का पावर m2 होगा, डॉट डॉट करके एक्स माइनस लैम्डा के पावर mk होगा। where ni greater or equal to mi for all I equal to 1 to dot dot करके k। समझ रहे हो? बट if ni greater than or equal to 1 then mi greater or equal to 1। इसका मतलब सीधा बात है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में जो फैक्टर होगा, मतलब इनका रूट क्या है, लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा के, ये मिनिमल पॉलिनोमियल पे होना ही चाहिए। बट इनका जो पावर है, पावर से मिनिमल पॉलिनोमियल में वो फैक्टर का पावर कम हो सकते हैं और इक्वल हो सकते हैं। बट कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में कोई एक, जैसे लैम्डा वन जो फैक्टर है, उनका पावर एटलीस्ट 1 हो गया ना, मिनिमल पॉलिनोमियल पे भी एग्जैक्टली 1 होना चाहिए। ठीक है, एग्जैक्टली 1 होना चाहिए। मतलब 1 होना चाहिए एटलीस्ट, समझ रहे हो? सॉरी, एग्जैक्टली बोल दिया, गलत हो रहा है। मतलब इनका पावर में एक बार आ गया ना, इसमें एक बार होना चाहिए। सीधा बात है, इनका जो फैक्टर होगा, इफ लैम्डा वन इज इसका फैक्टर, मिनिमल पॉलिनोमियल का एक फैक्टर तो होना ही है, एक से ज्यादा कितना हो जाए। बट कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में सपोज लैम्डा वन 3 बार है, तो मिनिमल पॉलिनोमियल पे 3 बार भी रह सकते हैं, 2 बार भी हो सकते हैं, बट एटलीस्ट एक बार तो होगा ही। क्लियर? ये मैं मिनिमल पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का रिलेशन के बारे में बोल दिया हूं। अभी जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उनको अभी सॉल्व करने जा रहा है। ठीक है, ये तो मिनिमल पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के बारे में बोल दिया। ठीक है, नाउ ऊपर वाला क्वेश्चन मैं फिर से एक को लिख देता हूं, क्योंकि आप भूल गए होंगे। बैग भी नहीं जा रहा हूं, कोई जरूरत नहीं है। 0 2 -1 0 0 3। अभी नोटिस करो, इनके लिए बोला था कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसा दिखेगा, x-3। ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। हमें पता है मिनिमल पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के डिवाइड करते हैं, और दूसरा जो रिजल्ट में लिखा हूं उनके लिए रिलेशन। तो पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल क्या क्या होंगे? पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल क्या क्या होंगे? एक पॉसिबिलिटी तो ऐसा है x-2 x-3 हो सकते हैं। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? x-2 होल स्क्वायर x-3। मैं यही बोल रहा था, ये देखो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, इनका पावर 1 है, तो ये फैक्टर इसके मिनिमल पॉलिनोमियल में होना ही चाहिए। इसमें भी है, इसमें भी है, बट इसका पावर 1 से ज्यादा है, तो कभी 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है। क्लियर? इन दोनों पॉसिबिलिटी। तो फर्स्ट दिस पॉसिबिलिटी को चेक करेंगे। इसका मतलब क्या? a-2i इंटू a-3i को 0 होना है, देन मिनिमल पॉलिनोमियल 1 होगा, अदरवाइज 2 हो जाएगा। इसको चेक करोगे तो 0 1 4 0 0 -1 0 0 1 ऐसा आ रहा है, और इसको करोगे तो 2 1 4 0 2 -1 0 0 0 आ रहा है। इन दोनों को सॉल्व करो,
फर्स्ट एंट्री तो 0 है, कोई नहीं। दूसरा जो एंट्री है ये 2 आ रहा है भाई, बाकी एंट्री चेक करने का कोई जरूरत नहीं, बट ये तो नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स है ना, राइट। सो दिस वन इज नॉट पॉसिबल। समझ में आया? क्लियर? मिनिमल पॉलिनोमियल ऐसे चेक करते हैं, बाद में जाके आप एक एक करके लिखोगे नहीं, आप देख के ही बोल दोगे क्या हाल है, ठीक है ना। अभी तो फर्स्ट टाइम हो रहा है तो इसीलिए डिटेल चल रहा है। मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा फिर? x माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखो वो वाला नहीं हुआ तो क्या मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल इसको होना ही है, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि इनका जो फैक्टर का पावर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से ज्यादा नहीं हो सकते, इक्वल हो सकते। तो दिस इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। भाई देखो मिनिमल पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आ गया। रिजल्ट और जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, ये कभी नहीं भूलना। कैनोनिकल फॉर्म पहले क्या बोला था? एक आइगन वैल्यू के लिए जितना आइगन वेक्टर्स मिलेगा लीनियरली इंडिपेंडेंट, उतना जॉर्डन ब्लॉक बनेगा। अभी मैं बोल रहा हूं इफ मिनिमल पॉलिनोमियल x माइनस लैम्डा पावर n1 x माइनस लैम्डा 2 पावर n2 डॉट डॉट करके x माइनस लैम्डा 3 पावर n के, मतलब ऊपर वाला जो कॉन्सेप्ट हो गया उसको हटा दो, ये डायरेक्ट रिजल्ट चल रहा है। सपोज मिनिमल पॉलिनोमियल ऐसे दिखते हैं, देन इन जॉर्डन मैट्रिक्स, पहले लैंग्वेज लिखा देते, देन आपको स्टोरी मतलब डिराइव करके इक्वेशन वाइज दिखा देते हैं, देन क्लियर हो जाएगा। इन जॉर्डन मैट्रिक्स वी गेट at least one Jordan block of order n1 for eigenvalue lambda 1. Similarly dot dot करके क्या n2 corresponding to lambda 2, सिमिलरली क्या है n के corresponding to lambda के। इसका मतलब क्या? ये जो रिजल्ट लिखाया हूं इसको छोड़ना मत, इससे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा मैं दिखाऊंगा। क्वेश्चन में सीधा सीधा आया है, और इसके पीछे लॉजिक भी क्या है वो भी आपको पता है। वो जो एम इनवर्स, मैं फिर से बोल रहा हूं, एम इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू J1, वो जो पीछे किया हूं ना, उसको पॉज करके फिर से खुद से रियलाइज करना। यहां से ये जो मिनिमल पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग क्लेम कर रहे हैं ना, ये सारे के सारे सब कुछ आए हैं। ये जो रिजल्ट लिखा हूं ना, इसका जो सिंप्लीफिकेशन किया हूं वो मैथ्स के लिए, इसको अच्छे से चेक करना कि इसके अंदर हुआ क्या है। जो जॉर्डन क्या बोलते हैं, आइगन वेक्टर बोला हूं, जिनको जॉर्डन वेक्टर बोला हूं, उनको अच्छे से एनालिसिस करना, आपको पूरा समझ में आएगा क्या है उसका मीनिंग, ठीक है। नाउ यहाँ पे मिनिमल पॉलिनोमियल क्या था, देखो ये रिजल्ट को मैं समझाऊंगा बोला था, तो यहाँ पे मिनिमल पॉलिनोमियल क्या था ऊपर वाला एग्जाम्पल में, उसको तो लिख लेते हैं, x माइनस 2 होल स्क्वायर x माइनस 3 1, ठीक है। अभी देखो मैं ऊपर वाला रिजल्ट को मतलब डिस्कस कर रहा हूं ना, कैसे काम करते हैं। तो ये है हमारे पास जो जॉर्डन मैट्रिक्स आएगा वो तो 3 cos 3 है ना, जो आएगा वो 3 cos 3 है ना, ठीक है। नाउ सी लुक, मैं क्या बोला हूं, मिनिमल पॉलिनोमियल पे जब x माइनस 2 पावर 2 है, तो एक तो हमारे पास देखो, एक देखो 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग है तो हम लोग उसको J2 ब्लॉक बोलते हैं, एक J3 ब्लॉक बोलते हैं, ऐसा कुछ दिखेगा। बट मैं बोला हूं मिनिमल पॉलिनोमियल पे कोई एक फैक्टर का जितना पावर होगा उतना ऑर्डर का एक ब्लॉक होना चाहिए। मतलब ये जो होगा ये 2 क्रॉस 2 होना ही चाहिए, मतलब ये 1 क्रॉस 1 नहीं हो सकते, क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल पे जितना हाईएस्ट पावर होगा उतना ऑर्डर का एटलीस्ट एक ब्लॉक होना चाहिए, बाकी कोई पॉसिबल होगा तो हो सकते हैं। क्लियर? नाउ J3 में पावर 1 है, एक ऑर्डर का ब्लॉक है,
1 क्रॉस 1, तो 3 क्रॉस 3 हो गया और कोई रिपीट नहीं हो सकते। तो इनका जॉर्डन ब्लॉक कैसा दिखेगा भाई? डायगोनल पे आइगन वैल्यू है और ये एक ही ब्लॉक है, ये 2 क्रॉस 2 एक ब्लॉक बन गया, बाकी एलिमेंट 0 0 है और इनके लिए क्या, इनके लिए सॉरी 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, इनके लिए क्या था, एक ही आइगन वैल्यू है 3, ये एक 1 क्रॉस 1 ब्लॉक है, तो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बन गया। इसको अच्छे से लिख देते हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे ये कौन सा मैट्रिक्स का नोटेशन है, ऐसा नहीं है, मैं इसको मीन कर रहा था, ठीक है ना। ये फर्स्ट दो 2 क्रॉस 2 ब्लॉक, ये वाला 1 क्रॉस 1 ब्लॉक इन थर्ड रो, क्लियर। तो आपका जो ए मैट्रिक्स दिया था कौन सा, 2 1 4 0 2 -1 0 0 3, इनके लिए हम लोग यूनिक जॉर्डन ब्लॉक हमें मिला है, यूनिक जॉर्डन मैट्रिक्स, जॉर्डन मैट्रिक्स, ठीक है, 2 1 0 2 0 0 0 0 3 ये मिला है, ठीक है, आपको यूनिक जॉर्डन मैट्रिक्स मिला गया। अच्छा आप बोलोगे अभी, हाँ आपके दिमाग में आएगा कि हम तो ऐसे भी लिख सकते थे 3 0 0 और ऐसा लिख सकते थे ना, मतलब जो 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो जॉर्डन ब्लॉक उसको नीचे लिखा है, 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट में लिखा है, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। आप बोलोगे ये भाई नोट जॉर्डन मैट्रिक्स आर इक्विवेलेंट, मैं इक्विवेलेंट बोल रहा हूँ, इक्विवेलेंट का कोई लोग अलग मीनिंग ढूंढ लोगे तो पता नहीं है, मैं खुद का लैंग्वेज से लिख रहा हूँ, इक्विवेलेंट का मतलब क्या बोलना चाहता हूँ वो मैं क्लियर कर दूंगा, वही मान लेना, ठीक है ना। जॉर्डन मैट्रिक्स आर इक्विवेलेंट अप टू परमुटेशन, ये परमुटेशन का भी मीनिंग कुछ और है। देखो यहाँ पे जो 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग ब्लॉक था उसको स्टार्टिंग में लिखा था और देन 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग लिखा था, इसका मतलब हम लोग ऐसे लिखे थे J2 और J3, तो J2 J3 एक दूसरे के साथ परम्यूट कर दिया तब भी उसको हम लोग सेमी मानेंगे, ठीक है, समझ रहे हो। तो इन दोनों ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है, बट हमारे पास डिफरेंस तो है, क्या होगा, एम इनवर्स ए एम इक्वल टू हम लोग जे फाइंड करते हैं ना, ये एम जो है इट इज दिस वन को J1 माना, सॉरी इसको जे स्टार माना और इसको जे डबल स्टार माना, ठीक है। तो जे स्टार के लिए जो एम आएगा, जे डबल स्टार के लिए कोई दूसरा एम आएगा, सॉरी ये एम डैश आएगा, क्लियर। तो जे स्टार के लिए एम आ रहा था, ये कोई और एक एम स्टार आएगा, बट अल्टीमेटली एम इनवर्स ए एम करोगे तो आपके पास जे स्टार मिलेगा और एम डैश इनवर्स ए एम करोगे तो ए एम डैश करोगे तो जे डबल स्टार मिलेगा, समझ में आया। तो जो एम मिलेगा उनके लिए जे स्टार मिल जाएगा, जो एम डैश मिलेगा उनके लिए जे डबल स्टार मिल जाएगा, क्लियर, एकदम क्लियर ना। तो अभी अब बोलो कि ऐसे एक ये जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म को एक बार न्यूमेरिकली और लॉजिकली ऐसे न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के थ्रू आप कर लोगे तो आपके लिए ये भूलना भी बहुत डिफिकल्ट है, राइट। तो ये वीडियो लेक्चर जरूर देखना, ये आपको अच्छा लगे तो हाँ ऑब्वियसली अच्छा लगेगा, और यहाँ से आप जॉर्डन मतलब किसी के लिए ना भी लग सकते हैं बट आप जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म तो सीख जाओगे, ठीक है ना, पक्का, ओके। ये जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म से ही आया हुआ क्वेश्चन जो नेट में पूछा गया था, सीएसआर नेट पीआईक्यू का क्वेश्चन है। देखो पीआईक्यू में जितना क्वेश्चन आया है मैं बोल रहा हूं, मैं ये जो कंप्लीट लेक्चर एक ही है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म का, अच्छे से पूरा देख लेना, आपका क्वेश्चंस तो बन जाएगा। और मैं बोलूंगा देखो, मैं एक बात है कि आपको जो थ्योरम पूछा जाएगा एग्जाम, मतलब कोई कॉलेज में शायद आपका कोर्स में जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म है तो उनके रिलेटेड जो थ्योरम है, थ्योरम तो आपको कॉन्सेप्चुअली समझ में आएगा कि थ्योरम ये बोल रहा है, बट उनका प्रूफ के लिए आपका एक पर्टिकुलर वे चाहिए होता है ना, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। ऐसे क्या है,
कि ऐसे ज्यादा कुछ नहीं बोलना, बट रियलिटी ये है ना कि कोई एक प्रूव आपको करना है तो आपको पहले से उनको कैसे अप्रोच करे कभी कभी पता होना चाहिए। कभी कभी आप डायरेक्टली अप्रोच करोगे तो हो जाएगा, वो अलग बात है, बट कॉन्सेप्ट क्या है कि उसके अंदर क्या मीनिंग छुपा है वही तो जानना है। तो इसीलिए तो आप वो जो ये सब गेट और नेट का एग्जाम का PYQ आप सॉल्व कर पाते हो ना, ये सब TIFR में भी पूछा जाता है, NVHM में भी पूछा जाता है, ठीक है ना। अभी देखो ये क्वेश्चन को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, शॉर्ट में तो मैं आंसर क्या होगा वो बोल ही सकता हूँ, बट नोटिस करो क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन को रीड करने का तरीका होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ मैं खुद नहीं कर पाता हूँ, मैं कभी भी एग्जाम का क्वेश्चन अच्छे से नहीं रीड करता हूँ, इसीलिए बहुत क्वेश्चन गलत हो जाता है जो कॉन्सेप्चुअली मेरे पास सही लॉजिक है बट फिर भी गलत होता है, क्योंकि क्वेश्चन को जल्दी से मतलब रीड नहीं कर पाता हूँ अच्छे से, तो जल्दी की चक्कर में मिस्टेक होता है। तो क्या है 7x7 ब्लॉक डायगोनल कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ये है, जिनका फर्स्ट ब्लॉक दिया है, सेकेंड ब्लॉक दिया है, मतलब फर्स्ट ब्लॉक नहीं मतलब ब्लॉक्स दिया है, सीधी बात है। ये 1x1, ये 1x1 मीन्स 2x2 हो गया, ये 2x2 टोटल 4x4 हो गया, ये 3x3 टोटल 7x7 मैट्रिक्स के लिए बन गया। अभी देखो ये मैट्रिक्स कैसा दिखेगा, इसको एक बार लिख रहा हूं बेसिकली, ठीक है। ये तो एक 0 है फर्स्ट ब्लॉक, ठीक है, और एक ब्लॉक कैसा है 1 है, 0 1 0 0 है, और एक ब्लॉक कैसा है 2 पाई आई 1 0 0 2 पाई आई 0 0 0 2 पाई आई, ऐसा दिया है आपको, ठीक है ना। बट अब नोटिस करो ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, यहाँ पे क्या है भाई, कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा क्योंकि कुछ तो है। नोटिस करो ये एक जॉर्डन ब्लॉक है और ये एक 2 पाई आई जो आइगन वैल्यू लैम्डा है उनके कॉरेस्पॉन्डिंग दो जॉर्डन ब्लॉक है, एक मैट्रिक्स में लिख के रखे है। देखो यही लोग मिस्टेक कर देते हैं जिनका प्रैक्टिस नहीं है, जो क्वेश्चंस को देखे नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन को दिया गया है। देखो ये क्वेश्चन दो तरीके का स्टूडेंट के लिए दिया है। एक स्टूडेंट जो गलती से इसको एक ही ब्लॉक मान लेंगे कि ये 3x3 ब्लॉक है, उनके लिए तो है, जिनका पास कॉन्सेप्ट तो है बट ये गलती से 3x3 ब्लॉक मान लिया उनका गया। दूसरा है जिनको पता ही नहीं है ये मैट्रिक्स को प्रोसीड करते हैं। दूसरा जो है जिनको पता ही नहीं है ये मैट्रिक्स कैसे करते हैं उनके लिए ज्यादा फ्रस्ट्रेशन के लिए है, और जिनको पता है ये क्या है बट इनको गलती से 3x3 मान लिया उनके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि एक एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा दूसरा एग्जाम उनका होगा क्योंकि उनका नॉलेज है, ठीक है ना। अभी देखो ये जो मैट्रिक्स है इनका डायगोनल में कौन है, 0 है 1 है 0 है 0 है 2 पाई आई है 2 पाई आई है 2 पाई आई है। सो आइगन वैल्यूज आर कौन कौन, आइगन वैल्यूज को लिखते हैं जो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। सोचो रुको ये क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर। अभी तो इनका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा भाई, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, आइगन वैल्यू का फैक्टर ही हो जाएगा। इसका मतलब 0 कितने हैं, 0 0 0 3 0 है तो x माइनस 0 इनका होल क्यूब होगा, और 1 कितने हैं एक ही है तो x माइनस 1 होगा। 2 पाई आई कितने हैं 3 है, समझ रहे हो ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 7x7 मैट्रिक्स के लिए 7 डिग्री पॉलिनोमियल मिल गया, इनको सिंप्लीफाई करके और लिखोगे क्या होगा एक्स क्यू इंटू एक्स माइनस 1 और x माइनस 2 पाई आई इनका होल क्यूब, यही हो गया। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दिस वन, नो डाउट। नाउ अभी सोचो इसको क्या करोगे, मैं क्या बोला था। सपोज देखो इसको हटा दो, अच्छे से देखो अप्रोच को। सपोज 2 जो ऑप्शन है इट इज ट्रू, ऑप्शन इज ट्रू, इसका मतलब क्या एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 पाई आई होल क्यूब, ये मिनिमल पॉलिनोमियल, क्योंकि गिवन है ना, मिनिमल पॉलिनोमियल गिवन है, हमें पता है मिनिमल पॉलिनोमियल में ये फैक्टर है तो क्या होगा ना, एक ब्लॉक चाहिए, ये क्या है 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग 2x2 ऑर्डर का ब्लॉक चाहिए,
देखो इसके अंदर जीरो के कॉरेस्पॉन्डिंग एक 2x2 का ब्लॉक है, चलेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक 1x1 ब्लॉक है, एक चाहिए एटलीस्ट, देन बाकी कुछ भी हो जाए उनसे छोटा और उनसे इक्वल भी हो सकते हैं। 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक 1x1 ब्लॉक है, ये भी डन। बोल रहे 2 पाई आई के कॉरेस्पॉन्डिंग पावर में क्या है, 3 है, मतलब बोल रहा है 2 पाई आई के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 पाई आई लैम्डा इक्वल टू 2 पाई आई के कॉरेस्पॉन्डिंग वी नीड ए 3x3 ब्लॉक एटलीस्ट 1 3x3 ब्लॉक। समझ रहे हो, क्लियर ना। मैं कुछ पहले तो वही बोला हूं, राइट, कैसे आ रहा है ना, अब वही बोल रहा हूं। दिस एक्सप्रेशन को एम इनवर्स ए एम इक्वल टू जो जॉर्डन फॉर्म आते हैं ना, इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करके देखो। कंपेयर किसके साथ करोगे, पी इनवर्स ए पी इक्वल टू डी, उसको ना खुद से कंपेयर करो। मैं बोल रहा हूँ आप खुद से ना रियलाइज करोगे तो नहीं हो पाएगा। मैं स्टार्टिंग से जितना कुछ बोलते जा रहा हूँ ना, मैं बहुत कुछ बोला हूँ इसके अंदर, बट आप इसको कंपेयर करोगे, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ। अब जब तक खुद से एक बार करके नहीं देखोगे ना, उतना टाइम तक मजा नहीं आएगा। अब एक बार खुद से रियलाइज कर लिया हो, कभी भूलोगे ही नहीं। मतलब भूल गए हो बट एक बार ऐसा कुछ एक्सप्रेशन देख लिया तो याद आ जाएगा। देखो मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे जेआरएफ का एग्जाम एक ही बार क्वालिफाई करना होता है, गेट का एग्जाम एक ही बार क्वालिफाई करना होता है। क्वालिफाई करने के टाइम आपको दिखाना होता है कितना कम टाइम में आप सॉल्व कर रहे हो, बट एक बार आपका क्वालिफाई हो गया उसके बाद उसका और कोई वैल्यू नहीं। बट लाइफ टाइम आपको जो चाहिए वो है कॉन्सेप्चुअली क्या ठीक बोल रहा हो कि नहीं, ठीक है ना, देन आप चल जाएगा आपका, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। मैथ्स लेके पढ़ रहे हो तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, होपफुली मेरा भी कुछ ना कुछ हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा, ठीक है। अभी चलता है। तो लैम्डा इक्वल टू 2 पाई आई के कॉरेस्पॉन्डिंग जैसे पावर में मिनिमल पॉलिनोमियल में 3 है, तो एटलीस्ट एक तो 3x3 ब्लॉक चाहिए भाई। बट इन ए देयर इज नो ब्लॉक ऑफ ऑर्डर 3 ऑर्डर का फॉर लैम्डा इक्वल टू 2 पाई आई। भाई लैम्डा इक्वल टू 2 पाई का आई के लिए मैक्सिमम 2x2 ब्लॉक है, दिस वन, ठीक है ना। देन समझ में आ रहा है। सो वी गेट ए कॉन्ट्राडिक्शन, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन का सिंबल होता है ना, ये जो लिखा हूं, तो इसका मतलब बी ऑप्शन तो आपका गलत है, सेकेंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में बोला गया है डायमेंशन ऑफ द आइगन स्पेस 0 1 2 पाई आई या 2 1 3, और ये बोला गया है 2 1 2। इन दोनों में से कोई एक तो सही होगा। देखो मैं नेक्स्ट पेज में जा ही नहीं रहा हूं। 0 के लिए कितना ब्लॉक है, देखो ऊपर लिख रहा हूं, ऊपर फॉर लैम्डा इक्वल टू 0 वी गेट 2 जॉर्डन ब्लॉक, जे ब्लॉक लिख रहा हूं, ठीक है ना, जॉर्डन ब्लॉक। लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए 2 जॉर्डन ब्लॉक मिल रहा है, इसका मतलब हमें पता है एक 0 का जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितना होगा, 2 होगा। ये तो दोनों में ही सही है, क्लियर, समझ में आ रहा है। जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जितना होता है उतना ही जॉर्डन ब्लॉक मिलता है, वो मैं आपको लॉजिकली बोला हूं पहले, ठीक है ना। लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए एक जॉर्डन ब्लॉक मिल रहा है, राइट, एक ही तो है ये दूसरा वाला, तो हमारे पास जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 होना चाहिए, दोनों में ही है। बट लैम्डा इक्वल टू 2 पाई आई के लिए 2 जॉर्डन ब्लॉक मिल रहा है ना, एक तो ये वाला, एक तो 2x2 मिला है और एक 1x1 मिला है ये मैट्रिक्स के अंदर, राइट। तो हमारे पास 2 जॉर्डन ब्लॉक मिला है, तो आइगन स्पेस का डायमेंशन क्या होना चाहिए, 2 है। बट यहाँ पे 3 दिया हुआ है 3 ऑप्शन में, तो ये गया, फोर्थ ऑप्शन में 2 दिया है, 4 सही है। तो आपका आंसर होगा क्या, 1 और 4। ये क्वेश्चन में कुछ था, ये 2 से 3 मिनट का क्वेश्चन था और ये 4.75 मार्क्स आपको दे रहा है। तो भाई प्योर मैथ्स क्यों नहीं करोगे भाई, अप्लाइड ओडी का सॉल्व करोगे, 2 पेज सॉल्व करो, कैलकुलेट करके फाइंड करोगे ना, तो क्यों इसको छोड़ना है। तो जॉर्डन ब्लॉक सीख के जाओ, 2-3 क्वेश्चंस आ जाएगा, जॉर्डन में से 2 क्वेश्चंस तो पूछा जाएगा, मिनिमल पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, जॉर्डन से
पक्का जॉर्डन का कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं 2 घंटे का एक लेक्चर बना रहा हूँ, वो सीख जाओगे आप जॉर्डन के ऊपर मास्टर, मतलब बहुत अच्छे से सीख जाओगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता, बट मेरे अंदर अभी तक जितना नॉलेज था मैं उसको एक ही वीडियो में शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर आपके लिए ना। उसी मैं PYQ से लिया हुआ और दूसरा एक क्वेश्चन लेता हूं। देखो क्वेश्चन में क्या है, एक्चुअल में क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, सी क्वेश्चन में दिया गया है ए मैट्रिक्स, बोला गया है ए जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए, ये दिसंबर 2011 में आया था। कोई नहीं ये बोलोगे बहुत साल का पुराना है, बट कोई नहीं भाई, जॉर्डन से ही तो आया है। ऐसा बहुत क्वेश्चन है, मैं PYQ जब सॉल्व करवाऊंगा तब एक एक करके सॉल्व करवाऊंगा, बट अभी रैंडमली जहां से जो मिले हैं स्क्रीनशॉट लिया हूं उनके ऊपर मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं। इसका मतलब मैं अभी तक जितना डिस्कस किया हूं उनसे सब कुछ बन रहा है कि नहीं। मैं रैंडमली क्वेश्चन नहीं आऊं, ये क्वेश्चन को मैं पहले सॉल्व करके नहीं देखा हूं, इसको आप भी सॉल्व करेंगे। क्या है भाई, सी अच्छा आपको पता है गिवन ए क्या है? गिवन ए जो है इसको देख के ही बोल रहा हूं कॉम्पेनियन मैट्रिक्स। आप बोलोगे कॉम्पेनियन मैट्रिक्स कैसे दिखते हैं, मैं बोलूंगा, रुकिए। ये क्या है, 3x3 में कॉम्पेनियन मैट्रिक्स ले रहा हूं, 3x3। ठीक है, 0 0 1 0 0 1, ये क्या है ना, क्या होगा भाई, ये आपका 3 2 2 है, ये आपका A1 है, ये A0 है, ऐसा दिखेगा। तो ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है ना। इनका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा ना वो कैसा दिखेगा ना, x³ तो होंगे, माइनस माइनस ऑफ A2 x स्क्वायर माइनस माइनस ऑफ A1 x माइनस माइनस ऑफ A0। इसका मतलब डायगोनल जो है उनके नीचे मतलब साफ डायगोनल में ऑल 1 1 होगा, और लास्ट जो कॉलम है एक्स पावर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस होके इधर बैठेगा, तो समझ रहे हो। देन एक्स पावर n माइनस 1 की कोएफिशिएंट, उसके ऊपर वाला x माइनस n माइनस 2 की कोएफिशिएंट, लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म। तो समझ में आया। तो ये 3x3 के लिए बोला हूं, अब n क्रॉस n के लिए समझ सकते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा x³ प्लस A2 x स्क्वायर प्लस A1 x प्लस A0। नाउ ये जो गिवन है, फॉर गिवन मैट्रिक्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा भाई, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम वे में लिखोगे। ये क्या है, 4x4 मैट्रिक्स है, तो x पावर 4 से स्टार्ट होगा, माइनस x पावर 3 का कोएफिशिएंट ये है 0 है, माइनस 0 इंटू x³ माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू x माइनस माइनस 4 इंटू 1 कॉन्स्टेंट टर्म, समझ रहे हो। तो x पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4, इसको सॉल्व करोगे तो क्या भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट। इनको सिंप्लीफाई करोगे इक्वल टू 0 बनाओगे तो x का वैल्यू आएगा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। भाई चारों आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट आ रहा है। अभी सोचो, मैं नेक्स्ट थोड़ा बहुत मतलब पेज जा रहा हूं, देखो वी गेट 4 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। क्वेश्चन में और कुछ बचा ही नहीं है, या फिर जॉर्डन का कोई काम ही नहीं है। डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज भाई 4x4 मैट्रिक्स है ना, 4x4 मैट्रिक्स है, 4 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू मिल गया, तो वी गेट 4 डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर। ये तो पता है भाई, एक डिस्टिंक्ट मतलब एक आइगन वैल्यू के लिए एक तो आइगन वेक्टर मिलेगा ही मिलेगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट, राइट। डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर्स मिलेगा, 4 डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर्स मिल गया। तो आपका जो जॉर्डन फॉर्म क्या होता है भाई, मैं बोल दिया था, उधर इन्वर्टेबल P मिल जाएगा सच दैट P इनवर्स AP इक्वल टू J इक्वल टू D मैट्रिक्स मिलेगा, डायगोनल मैट्रिक्स। तो भाई ये डायगोनल है नहीं, ये डायगोनल नहीं है, मतलब ये जो 1 टर्म है ये गया, ये भी डायगोनल नहीं है, ये भी गया, ये भी डायगोनल नहीं है, ये भी गया। ये क्या है भाई, डायगोनल में सीधे सीधे बैठे हैं। जब आपके पास 4x4 मैट्रिक्स 4 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू मिल गया, सो इट इज डायगोनलाइजेबल, इट इज
डायगोनलाइजेबल, सो आपके पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन है, उसको बोला गया जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। जब एक मैट्रिक्स, स्टार्टिंग में बोला हूं, जब एक मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल हो जाएगा उनके लिए जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म और डायगोनलाइजेबल फॉर्म मतलब डायगोनल मैट्रिक्स दोनों सेम है, J इक्वल टू डी। सो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, आंसर होगा ए। इतना आसान क्वेश्चन था, ऐसे ही पूछा जाएगा अभी भी, आपको करना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट और क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। क्यों नहीं होगा भाई, जरूर होना चाहिए। आई थिंक क्वेश्चन अच्छे से विजिबल नहीं होगा शायद, बट कोई नहीं, मैं अच्छे से बोल दूंगा क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। ठीक है, देखो सी, टी आपको दिया है R4 से R4 तक, ओके, दिया है। उनके लिए बोला गया है 1 and 2 आर आइगन वैल्यूज, आपको बोला गया है क्वेश्चन में। देखो क्या क्या दिया है, कर्नल ऑफ t माइनस i4 बोला गया है 1, इसका मतलब क्या है, फॉर लैम्डा इक्वल टू 1 वी गेट जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू 1। ये तो क्लियर है ना, इसका मतलब क्या भाई, नालिटी, नालिटी 1 दिया है, इसका मतलब सॉल्यूशन स्पेस का डायमेंशन फॉर लैम्डा इक्वल टू 1, जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 दिया है। नाउ दिया है रेंज ऑफ t माइनस 2i4 इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या, नालिटी ऑफ t माइनस 2i4 क्या होगा, डायमेंशन ऑफ R4 4 माइनस रेंज, इसका मतलब 2 होगा। इसका मतलब क्या, फॉर लैम्डा इक्वल टू 2 जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू 2। तो हमें पता है लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2, इसका मतलब वी गेट 2 जॉर्डन ब्लॉक्स फॉर लैम्डा इक्वल टू 2। और यहाँ पे जो जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है तो हम लोग बोल सकते हैं वी गेट 1 जॉर्डन ब्लॉक और लैम्डा इक्वल टू 1। भाई लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए एक जॉर्डन ब्लॉक मिलेगा, लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए 2 जॉर्डन ब्लॉक मिलेगा। क्लियर। नाउ क्वेश्चन में देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, पॉसिबल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। देखो ये मैट्रिक्स में 2 के कॉरस्पॉन्डिंग एक जॉर्डन ब्लॉक और एक जॉर्डन ब्लॉक, 1 के लिए एक जॉर्डन ब्लॉक, तो 2 के लिए 2 जॉर्डन ब्लॉक, 1 के लिए एक जॉर्डन ब्लॉक, ये पॉसिबल है। बी ऑप्शन में देखो 2 के लिए एक जॉर्डन ब्लॉक, एक ही ओनली जॉर्डन ब्लॉक, 1 के लिए एक जॉर्डन ब्लॉक, बट वी नीड 2 के लिए 2 जॉर्डन ब्लॉक, ये पॉसिबल नहीं है। थर्ड जो ऑप्शन है, इनमें ए के लिए 1 जॉर्डन ब्लॉक है, 2 के लिए एक जॉर्डन ब्लॉक है, बट वी नीड फॉर 2 2 जॉर्डन ब्लॉक, ये भी पॉसिबल नहीं है। ये जो फोर्थ ऑप्शन में है, 1 के लिए 1 जॉर्डन ब्लॉक है, 2 के लिए 2 जॉर्डन ब्लॉक्स है, ये भी पॉसिबल है। क्वेश्चन में जितना इंफॉर्मेशन था वहां से हमारे पास कंक्लूजन क्या आया, लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए एक ही जॉर्डन ब्लॉक मिलेगा, लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए 2 जॉर्डन ब्लॉक मिलना चाहिए, देन हमें जॉर्डन मैट्रिक्स मिलेगा, सीधा बात, जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं। क्लियर। तो ए ऑप्शन पॉसिबल है, बी तो पॉसिबल नहीं है, सी पॉसिबल नहीं है, डी पॉसिबल है। इतना आसान क्वेश्चन था जो गेट में पूछा गया था। आपका आंसर क्या होगा, ए एंड डी। ओके, क्लियर। देखो एक ही लेक्चर है, इसके अंदर पूरा जॉर्डन का पूरा कंप्लीट कंटेंट मिलेगा और इसको कर लोगे तो आपका सारे क्वेश्चंस बन जाएगा। ठीक है। नाउ ये हो गया आपका 3 क्वेश्चंस हो गया। ठीक है, अभी मतलब 3 क्वेश्चन जो पीओआईक्यू से था। अभी पीओआईक्यू को छोड़ते हैं, इन जनरल इसके बारे में थोड़ा बहुत सोचते हैं कैसे करें इसको अप्रोच। ठीक है। नाउ लुक सी, हम और एक मैट्रिक्स दे रहा है, उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं अपन। ठीक है, हम लोग और एग्जाम्पल ले रहा है, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल ले सकते हैं ऐसा, हम लोग एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, कुछ भी एक एग्जाम्पल ले लो चल जाएगा, उसको अप्रोच करेंगे। ठीक है, अभी देखो
अच्छा ठीक है, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं अभी, रुको। अभी एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। एग्जाम्पल ये है एग्जाम्पल ये है हमारे पास ए मैट्रिक्स ऐसा दिया है 1 2 0 0 0 1 2 0 और 0 0 1 2 0 0 0 1। ये मैट्रिक्स के लिए हमें क्या करना है? वी नीड टू फाइंड पॉसिबल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म्स। ठीक है, हमें फाइंड करना है। मैं इसका सॉल्यूशन और नहीं कर रहा हूं, आप ये खुद से ट्राई करके देखिएगा, ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। ठीक है, आपके लिए ये होमवर्क काइंड ऑफ थिंग, इसको आप खुद से ट्राई कर सकते हो। इनके लिए कितना नंबर ऑफ पॉसिबल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म होगा, आप खुद से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। थैंक यू एवरीवन फॉर दिस। ठीक है।